हेलो, नमस्कार, आदाब। न्यूज़ी पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस शो द डीप डाइव विद जुनैद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। आज हम करेंगे नेपाल की उस राजनीतिक हलचल की बात जिसने न सिर्फ सरकार को हिला दिया बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में चिंता बढ़ा दी है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप नेपाल के इस बड़े संकट को समझेंगे। नेपाल हमेशा से एक अस्थिर राजनीतिक इतिहास वाला देश रहा है। 2006 तक यहाँ राजशाही थी, लेकिन माओवादी आंदोलन और जनता के भारी दबाव के बाद नेपाल ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। 2008 में आधिकारिक तौर पर राजशाही समाप्त हुई और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद भी राजनीतिक स्थिरता कभी नहीं आ सकी। पिछले 15 साल में नेपाल ने 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल डाले। कभी गठबंधन टूटा, कभी संसद भंग हुई, तो कभी अदालत ने सरकार गिरा दी। जनता को उम्मीदें तो बहुत दी गईं, लेकिन नतीजे हमेशा निराशा वाले रहे। इसी अस्थिर माहौल में सामने आते हैं केपी शर्मा ओली। ओली ने खुद को एक मजबूत और राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पेश किया। 2015 की भूकंप के बाद और उसी साल भारत नेपाल सीमा विवाद के दौरान ओली की छवि ऐसे नेता की बनी जो भारी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं था। लोगों को लगा शायद यही वो व्यक्ति है जो नेपाल को स्थिरता और मजबूती दे सकता है। 2018 में उनकी पार्टी ने भारी बहुमत जीता। ओली नेपाल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बने, लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। ओली ने सत्ता अपने हाथों में मजबूती से रखनी शुरू की। वो 70 साल की उम्र में भी रिटायर होने से इनकार कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया, सुप्रीम कोर्ट से टकराव लिया और संसद को 2 बार भंग करने की कोशिश की। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर्स ने लिखा कि ओली की शैली लोकतांत्रिक कम और ऑथोरिटेरियन ज्यादा दिखने लगी है। साथ ही उन्हीं के दौर में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायतें बढ़ी हैं। सरकारी ठेकों में गड़बड़ियां, पार्टी के अंदर अपने लोगों को प्रमोट करना और बड़े बड़े वादों का अधूरा रह जाना, इन सब ने जनता का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब युवाओं ने खुलकर बोलना शुरू किया। नेपाल की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये युवा बेरोजगारी, पलायन और कमजोर शिक्षा व्यवस्था से परेशान है। और अब उन्होंने देखा कि सरकार सिर्फ सत्ता के खेल में लगी है, तो उन्होंने कहा बस अब बहुत हुआ। नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ओली सरकार में ये और खुलकर सामने आया। सरकारी ठेकों में धांधली, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में घोटाले और नेताओं के परिवारों को फायदे पहुंचने की खबरें, ये सब मीडिया में लगातार छपता रहा। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का आलम यह था कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में टिकट तक अपने रिश्तेदारों और करीबियों को बांट रही थी। जनता में यह धारणा मजबूत हो गई कि सत्ता सिर्फ नेताओं और उनके परिवारों के लिए है, बाकी देश को भुला दिया गया है। नेपाल में आज हालात ये हैं कि हर साल लाखों युवा विदेश जाने को मजबूर होते हैं। खाड़ी देशों में और मलेशिया में नेपाली मजदूरों की बड़ी तादाद है। देश की अर्थव्यवस्था आज भी रेमिटेंसेस पर निर्भर है, यानी विदेशों में काम करने वाले नेपाली पैसा घर भेजते हैं, वही जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये किसी देश की सस्टेनेबल इकोनॉमी हो सकती है जहां नौजवान अपने ही देश में काम ना पा सकें? नेपाल में लाखों छात्र हर साल ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, लेकिन स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रहती है। उन्हें ऐसे जॉब नहीं मिलते जिससे उनका भविष्य सिक्योर हो। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा धीरे धीरे समाज में फैलता चला गया। यही कारण है कि हालिया प्रदर्शनों में युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक सरकार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारे भविष्य के लिए है। और यहीं से जन्म हुआ उस नारे का जो अब नेपाल की हर गली और चौक पर गूंज रहा है, हामी नेपाल, यानी हम ही नेपाल हैं। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक घोषणा है
कि अब जनता, खासकर युवा, अपने देश की स्टीयरिंग अपने हाथों में लेना चाहते हैं। शुरुआत से आज तक नेपाल में जो आंदोलन आप आज देख रहे हैं, उसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई। कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना शुरू किया, वीडियो बनाए और अपने गुस्से को शब्द दिए। शुरुआत में यह सिर्फ ऑनलाइन मुहिम थी, लेकिन धीरे धीरे ये सड़क तक आ पहुंची। काठमांडू और पोखरा जैसे बड़े शहरों में छात्र और युवा इकट्ठा होने लगे। शुरुआती दिनों में ये प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण थे, बैनर, पोस्टर, नारे और छोटे छोटे मार्च। लेकिन जैसे जैसे सरकार ने इन्हें नजरअंदाज किया, वैसे वैसे गुस्सा और बढ़ता गया। हामी नेपाल आंदोलन, यही वो समय था जब एक नई आवाज गूंजी, हामी नेपाल मतलब हम ही नेपाल हैं। इस नारे ने आंदोलन को नया रंग दे दिया। अब ये सिर्फ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा नहीं था, अब ये देशभक्ति और पहचान का सवाल बन गया था। लोग कहने लगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन नेपाल हम सबका है, और अगर नेता अपना काम नहीं करेंगे तो हम अपनी आवाज से उन्हें हटाएंगे। कुछ ही हफ्तों में ये आंदोलन काठमांडू की सड़कों से निकलकर पूरे देश में फैल गया। छोटे कस्बों में, गांवों में और यहाँ तक कि विदेशों में काम करने वाले युवाओं ने भी सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को समर्थन दिया। लेकिन जब भीड़ बड़ी हुई तो टकराव भी शुरू हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और कई जगह कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। युवाओं के लिए ये और बड़ा सबूत बन गया कि सरकार उनसे डर रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और यही दबाव आंदोलन को और मजबूत करता चला गया। आज हालात ये हैं कि नेपाल की सियासत हिल चुकी है। सरकार पर इस्तीफे का दबाव है, विपक्ष अपनी गोटियां बिछा रहा है और जनता अब पहले से ज्यादा एकजुट होकर सड़क पर खड़ी है। हामी नेपाल सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन का चेहरा बन चुका है। नेपाल की इस हलचल को पूरी दुनिया देख रही है। भारत के लिए नेपाल हमेशा से एक रणनीतिक साझेदार रहा है। खुले बॉर्डर, सांस्कृतिक रिश्ते और व्यापार, इन सब पर असर पड़ सकता है अगर नेपाल अस्थिर रहता है। चीन भी पीछे नहीं है, उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स नेपाल में चल रहे हैं। उसे डर है कि अगर सरकार गिरेगी तो उसके निवेश और राजनीतिक प्रभाव को झटका लगेगा। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और स्थिरता उसके लिए अहम मायने रखती है। नेपाल की ये स्थिति हमें हालिया उदाहरण याद दिलाती है। श्रीलंका में जब आर्थिक संकट गहराया तो जनता सड़कों पर उतरी और अंत में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में भी युवा आंदोलन ने सरकार पर भारी दबाव बनाया और सत्ता में बड़े बदलाव आए। यानी जब जनता एकजुट हो जाए तो कोई भी सत्ता स्थायी नहीं रह सकती। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना, सरकार टिके रहने की कोशिश करेगी, लेकिन आंदोलन और दबाव में वो और ऑथोरिटेरियन हो सकती है। दूसरा, सरकार गिर सकती है और एक नई गठबंधन सरकार सत्ता में आ सकती है। तीसरा, अगर राजनीतिक दल जनता की बात नहीं सुनते तो आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है, बल्कि पूरा सिस्टम हिला सकता है। दोस्तों, नेपाल का ये संकट सिर्फ एक पड़ोसी देश की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाता है कि अगर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी को नजरअंदाज किया जाए तो जनता एक दिन जरूर उठ खड़ी होती है। और नेपाल के युवाओं ने साफ कह दिया है, हामी नेपाल, यानी हम ही नेपाल हैं। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला डीप डाइव किस विषय पर देखना चाहेंगे। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। द डीप डाइव विद जुनैद।